वेलकम टू शर्मा's वर्ल्ड गाइस। मेरा नाम है रितु और मेरी एक 3.5 साल की बेटी है जिसका नाम है अमायरा शर्मा। आज हम अपने चैनल पे जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है न्यू बॉर्न पेरेंट्स को होने वाली वरीज़। जितनी भी मदर्स जो अभी कंसीव्ड हैं या जितने भी अभी अभी न्यू पेरेंट्स बने हैं उन सब के मन में कुछ वरीज़ होती हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं टॉपिक को कवर करने की ट्राई करेंगे। मुझे आज भी याद है जब मेरी बेटी पैदा हुई थी तो हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, कुछ ऐसे मन में डाउट्स थे जिनको लेके मैं बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती थी और मैंने उसको लेके अपनी मिडवाइफ से, अपनी अपनी डॉक्टर से कंसर्न किया और उन्होंने मुझे समझाया कि ये सब चीज़ें जो आप डिस्कस कर रहे हो ये बहुत कॉमन है न्यूली बॉर्न बेबीज़ को होना। आपको इन सब के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और आज हम इन टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेट गेन के बारे में। एनी न्यू मदर और एनी न्यू पेरेंट, उनके मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि इज़ माई बेबी गेनिंग इनफ वेट। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब एक न्यू बॉर्न बेबी इस वर्ल्ड में आता है तो फर्स्टली 5 to 6 7 डेज़ में वो अपना बॉडी का 3 to 5% वेट जो है वो श्रेड आउट करता है और उसके बाद अगर ये वेट 5 to 7 से ले के बाद 7% पे जाए तब आपको कंसर्न करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये बहुत नॉर्मल है गाइस। और उसके बाद बेबी जैसे जैसे 10 15 डेज़ का होता है वो ये वेट वापस से रीगेन करना स्टार्ट कर देता है। इट्स अ वेरी कॉमन एंड यू डोंट नीड टू कंसर्न अबाउट इट। सेकेंड है बेबी, छोटे बेबीज़ में स्पेशली 0 to 10 डेज़ के बेबीज़ में जॉन्डिस का साइंस आना। ये भी अगेन बहुत कॉमन सिम्टम है। आपने अपनी फैमिलीज़ में, अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों से सुना होगा कि मेरे छोटे से बेबी को जो अभी 5 7 दिन का है उनको जॉन्डिस के साइंस आ रहे हैं। इवन मेरे केस में, मैंने अपने केस में मेरी डॉटर अमायरा को जब वो, आई थिंक मेरे को याद है, जब वो 8 या 10 दिन की थी तो उसका स्किन कलर पेल होना शुरू हो गया था। तो मैंने, मेरे साथ तब मेरी मदर इन लॉ थे तो मैंने उनसे कंसर्न किया। फिर मैंने अपनी मिडवाइफ को फ़ोन किया एंड उसने बताया कि ये सब होना छोटे बेबीज़ में, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबीज़ में बहुत कॉमन है। आपको इसके लिए घबराना नहीं है। और उन्होंने उस केस में मुझे क्या सजेस्ट किया था कि आप जितना ज़्यादा अपने बेबी को सन की लाइट में रख सको, जितना ज़्यादा उसको लाइट शो कर सको, वो उसके लिए ज़्यादा बेटर है। और हम यही करते थे। उसको बहुत ज़्यादा सन भी नहीं दिखाना है बट हार्डली उसके उसको पेंट ऑफ करके या उसके शोल्डर्स या उसका स्किन अपर पार्ट, उसको थोड़ी देर 5 10 मिनट में धूप में लेके जाना, फिर उसको वापस लेके आना। फिर ऐसे ही आपको डे में 5 to 7 टाइम्स करना है एंड इट रियली हेल्प्स। फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस आई कैन टेल। ये भी छोटे बेबीज़ में होना बहुत कॉमन है। थर्ड जो टॉपिक है वो है क्रेडल कैप। जो बेबीज़ के सिर पे आप देखते होंगे कुछ एक फ्लेकी फ्लेकी सा हो जाता है, ब्लैकिश ब्लैकिश पैचेस होते हैं। जब अमायरा छोटी थी तब उसके भी हेड पे छोटे 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 ब्लैक कैप्स स्टार्ट हो गई थी आनी। तो मैंने अपनी मिडवाइफ को कंसर्न किया और उसने बोला कि आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको एक सॉफ्ट क्लॉथ लेके उसको उसको जेंटली स्क्रब करना है, या आप कोकोनट ऑयल लेके उसको हल्का 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 ऐसे रब करके और उसके बाद उसको हल्का शावर देंगे तो वो धीरे 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 5 to 7 डेज़ में अपने आप से ऑफ हो जाता है। एंड इट्स अगेन वेरी कॉमन टू न्यू बॉर्न बेबीज़। आपको इसके लिए भी कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेकी स्किन, तो आपने देखा होगा कि जब न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं और आफ्टर 48 आवर्स उनकी स्किन काफ़ी फ्लेकी सी हो जाती है। वो एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है। जब बेबी इस वर्ल्ड में आता है, इस न्यू एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने का ट्राई करता है, तो वो उनकी स्किन जो है वो एक न्यू एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करने के प्रोसेस में होती है। तो वो जो उनकी फ्लेकी स्किन्स होती है वो उनकी स्किन्स जो फ्लेकी स्किन होती है वो चली जाती है और धीरे धीरे उनकी ओरिजिनल जो बेबी स्किन है वो फॉर्मेशन में आती है और फिर वो अपनी रियल स्किन को फॉर्म करते हैं। तो इट्स अगेन वेरी कॉमन एंड आपको इसके लिए वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा अगला टॉपिक है हिकअप्स। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनमें हिकअप्स का होना। मुझे आज भी याद है जब मायरा छोटी थी तो उसको बहुत ज़्यादा हिकअप्स का प्रॉब्लम होता था। और इतना छोटा बच्चा ना तो वो पानी पी सकता है, जैसे हम एडल्ट्स हैं, अगर हमको हिकअप होते तो सोचिए हमें कितना अनॉय करता है और हम फटाफट से सोचते हैं कि हम जाके पानी पी लें, ये हिकअप्स बंद हो जाएं। लेकिन जो छोटा बच्चा ना तो वो अपना प्रॉब्लम बता सकता है और ना हम उसको पानी दे सकते हैं। तो जब मैं अमायरा के केस में, जब अमायरा बहुत छोटी थी और मेरे साथ ऐसा होता था तो मुझे भी यही होता था कि फटाफट से उसको फीड करवा दूँ, उसके हिकअप्स बंद हो जाएं, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। लेकिन अगेन मुझे मेरी डॉक्टर ने, मुझे मेरी मदर ने, उन्होंने यही गाइड किया कि ये छोटे बेबीज़ में होना एक बहुत कॉमन है, आपको इसके लिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है
डायपर रैश। सो डायपर रैश का होना भी छोटे बेबीज़ में बहुत कॉमन है। इसके डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं। इट कुड बी लाइक समर, आपके वहाँ पे समर टाइम है, और इट कुड बी लाइक स्वेट, इट कुड बी लाइक डैम्पनेस। कई कई बार बेबीज़ पी कर देते हैं, कई मदर्स क्लोथ डायपर्स यूज़ करती हैं, कई बेबीज़ को कुछ डायपर्स कभी कभी सूट नहीं करते हैं। तो इट इन ऑल दीज केसेस could be the reason of the diaper rash, but it's again very common. बट आपको सिर्फ इस चीज़ में ये ध्यान में रखना है कि आपको उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, आप उसको कैसे उसकी रेमेडी फॉलो कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसर्न कर सकते हैं, आप अपनी मिडवाइफ से कंसर्न कर सकते हैं, आप फैमिली में आपके कोई एडल्ट्स हैं उनसे सजेशन ले सकते हैं। आप उनसे आप उनकी गाइडेंस से आप अपने बेबी के डायपर रैश को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो आपका बेबी भी उससे जल्दी ही रिलीव कर जाएगा, और आपको उसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वेरी कॉमन है। अगला जो कंसर्न होता है हर न्यू पेरेंट को, वो है कि इज़ माई बेबी हिटिंग द राइट माइलस्टोन। सो माइलस्टोन से यहाँ मतलब है कि जब बेबी बॉर्न होता है उस स्टेज से लेके नेक्स्ट स्टेज की इज़ माई बेबी सिटिंग नाउ, अगला होता है क्रॉलिंग, अगला होता है स्टैंडिंग, अगला होता है वॉकिंग एंड टॉकिंग। और आपको इसके लिए एक बेबी को दूसरे बेबी से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। कुछ बच्चे इन सब चीज़ों को जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, कुछ बेबी कुछ टाइम लेके करते हैं। कोई बेबी एक चीज़ में अच्छा हो सकता है, कोई बेबी दूसरी चीज़ में अच्छा हो सकता है। तो आपको इसके लिए भी कोई कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये बिल्कुल नहीं देखना है कि मेरी फ्रेंड का बच्चा तो ये कर सकता है और सेम एज ग्रुप का है, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि ये सब मान लीजिए आपके फ्रेंड का बच्चा जो कुछ नहीं कर पा रहा होगा वो आपका बच्चा कर सकता होगा। सो आपको बेबीज़ को कंपेयर नहीं करना है। हर बेबी लेटर और सूनर अपने माइलस्टोन्स को ज़रूर हिट करता है। हर एक न्यू मदर को एक ये कंसर्न ज़रूर होता है कि उनके बेबीज़ को यहाँ हेड के बैक साइड पे एक सॉफ्ट स्पॉट रहता है। एक नॉर्मल डिलीवरी के केस में जब बच्चा इस वर्ल्ड में आता है तो बच्चे का जो हेड है वो थोड़ा सा कॉम्प्रेस होता है, तो उसकी वजह से कुछ बेबीज़ को यहाँ पे एक सॉफ्ट स्पॉट आ जाता है, जिसके लिए आपको बिल्कुल भी कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वो सॉफ्ट स्पॉट भी 1 मंथ में मैक्सिमम अपने आप से रिस्ट्रक्चर होके अपना शेप वापस ले लेता है, और बेबी का जो स्कल होता है वो वापस से अपनी शेप लेके रिफॉर्मेट हो जाता है। तो उसके केस में भी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आई स्टिल अगेन रिमेंबर फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस, जब अमायरा पैदा हुई थी तो उसका भी यहाँ पे एक बहुत सॉफ्ट स्पॉट था। तो मुझे बार बार यही डर रहता था कि विल इट बी फाइन, विल इट बी ओके आफ्टर, उसका स्कल फॉर्मेशन ठीक हो जाएगा या नहीं। बट मेरी मिडवाइफ जब मुझे विजिट करती थी आफ्टर डिलीवरी तो उसने बोला कि ये सब बहुत कॉमन है, आपको इसके लिए चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट कंसर्न जो एवरी न्यू मदर को, न्यू पेरेंट को रहता है वो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। सो आपने देखा होगा कई बार इवन जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे होते हैं या फार्मूला फेड बेबीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा कभी कभी गैस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। आपने देखा होगा वो उनको कभी कभी ट्रबल होता है, कभी कभी फार्टिंग प्रॉब्लम होती है। लेकिन इस केस में भी आपको कंसर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वेरी कॉमन है न्यूबॉर्न बेबीज़ में। क्योंकि इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप उनको टमी टाइम दीजिए, आप उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट कीजिए। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको इस चीज़ में क्या रेमेडीज़ फॉलो करनी है जिससे आपका बेबी उस चीज़ से रिलीफ पा सके, और आप भी हैप्पी हो सके और आपका बेबी भी हैप्पी बेबी हो अगला सके। हर मदर का ये क्वेश्चन होता है कि वैक्सीन सेफ्टी। सो मुझे याद है मैं न्यूजीलैंड में रहती हूँ। सो हमारे यहाँ पे जब बेबी बॉर्न होता है तो विदिन 24 to 48 आवर्स बेबी की फीट में से जो डॉक्टर्स या नर्सिस होती है वो आके टू वैक्सीन के थ्रू उनका ब्लड सैंपल्स लिया जाता है। तो एक छोटा सा बच्चा जो अभी अभी इस वर्ल्ड में आया है, जो अभी सिर्फ और सिर्फ एक 24 आवर्स ओल्ड या 48 आवर्स ओल्ड है, एक मदर के लिए इट्स सो हार्ड टू सी कि उसके बेबी के फीट में आप नीडल लगा रहे हैं, उसका ब्लड निकाला जा रहा है। लेकिन इट्स अगेन अ मेडिकल प्रोसेस, डॉक्टर्स ये सब उस बेबी के गुड के लिए करते हैं। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं करना है। फिर जैसे जैसे आपका बेबी आपके डॉक्टर के सिस्टम में एनरोल हो जाता है तो दे हैव द होल चार्ट, होल हिस्ट्री, व्हेन एंड वेयर आपके बेबी को कब वैक्सीन चाहिए, कब उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी अब ईच मेजरमेंट। आपके डॉक्टर्स आपके बेबी के वैक्सीनेशन चार्ट को
प्रॉपर फॉलो करते हैं। और आजकल तो डिजिटल मीडिया का ज़माना है, तो उसके आपके बेबी की एक प्रोफाइल तैयार कर दी जाती है, जिसके अंदर एज कैटेगरी के हिसाब से कब उसको कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा, ये सब नोटिफिकेशंस आपको ऑटोमेटिकली इवन थ्रू योर मोबाइल्स, इवन थ्रू योर SMS टेक्स्ट और कॉल, और इधर लाइक बाय पोस्टेज डॉक्टर्स टाइम टू टाइम आपको सेंड करते हैं एज अ रिमाइंडर। और आपको इसके लिए बिल्कुल कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग कंसर्न्स। ऑल न्यू मॉम्स, उनको ये कंसर्न होता है कि इज़ माई बेबी लैचिंग प्रॉपरली, इज़ उनकी पोजीशनिंग सही है या नहीं, इज़ माई बेबी गेटिंग इनफ मिल्क, ये सब कंसर्न्स आपको रहते हैं। लेकिन मैं इस टॉपिक पे ये बोलूँगी कि आपको बिल्कुल भी शाय नहीं होना है। आपको अपनी मिडवाइफ से, अपने डॉक्टर से, आपकी फैमिली में कोई एडल्ट हैं, आपकी मदर हैं, मदर इन लॉ हैं, आप उनसे बिल्कुल भी शाय ना होके आप उनसे अपनी ये प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए। आप डेफिनेटली आपको लगेगा कि आपको एक हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि मेरे केस में मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी। विदिन 24 आवर्स आई वॉज फीलिंग लाइक कि मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, मेरा बेबी इज़ नॉट हैविंग इनफ फीड और लैचिंग में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आई वॉज नॉट शाई। मैंने अपनी मिडवाइफ को, जो मेरी हॉस्पिटल में नर्सेस थी, आई कंसर्न दिस इशू विद देम, और उन्होंने मेरी प्रॉपर बाकायदा पूरी हेल्प की थी। सो आपको इसके लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं रहना है। आपको विदाउट एनी शाय आपको इस टॉपिक पे खुल के बात करनी है, और आपको आपके बेबी और आपके लिए जो बेस्ट है वो आपको प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। अदर कंसर्न जो हर न्यू मदर को रहता है वो है बेबी का पूप कलर। सो एवरी बेबी जब वो 24 आवर्स का होता है, विदिन 24 आवर्स बेबी की पूप का कलर ब्लैकिश होता है, क्योंकि जो बेबीज़ होते हैं वो मेकोनियम पास करते हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स विदिन 2 to 5 डेज उनकी पॉटी का कलर चेंज होकर ग्रीनिश हो जाता है। देन slowly they transition into the in they slowly transition into the yellow color. Yellow color का meaning है they are the breastfeeding babies, and then some babies का potty का color, some babies के potty का color brown होता है, because they may be the formula fed babies. बेबी की पूप के कलर के लिए कंसर्न तब होना चाहिए अगर आपको लगे कि बेबी की पूप का कलर जो है वो इधर ब्लैक हो रहा है, या रेड हो रहा है, या वाइट हो रहा है। इस केस में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसर्न कीजिए। अनदर कंसर्न जो हर पेरेंट को रहता है वो है स्प्लिट अप्स का। तो आपने देखा होगा कई बार आपने बेबी को फीड करवाया, और जब आप उसको बर्प देने के लिए अपने शोल्डर पे लेते हैं और आप उसको जेंटल पैटिंग करते हैं फॉर द बर्प, तो बेबी जो है वो स्प्लिट अप कर देता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे केस में भी मैंने अपने मिडवाइफ को फ़ोन करके, हमारे यहाँ पे सपोर्ट के लिए एक प्लंकेट ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने उनकी नर्सिस को फ़ोन करके कंसर्न किया था कि मेरा बेबी एवरी टाइम आई ट्राई टू गिव बर्प टू हर शी स्पिट्स अप। देन उन्होंने मुझे बताया कि इट्स वेरी कॉमन, आपको कंसर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम बेबीज़ अगर ओवरफीड कर लेते हैं, या उनको रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जनरली जो एक्स्ट्रा मिल्क होगा वो स्पिट अप के थ्रू बाहर निकाला। आपने देखा होगा कई बार वो दही जैसा कुछ उनके माउथ से बाहर आता है, तो वो इट्स वेरी कॉमन। और जो मेरा आज का लास्ट टॉपिक है वो है लैक ऑफ स्लीप और एक्सेस ऑफ स्लीप। सो एवरी मदर का, स्पेशली द न्यू बॉर्न बेबीज़ की मॉम्स, उनको स्पेशल ये कंसर्न रहता है कि इज़ माई बेबी ओवर स्लीपिंग, इज़ माई बेबी अंडर स्लीपिंग। सो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो 0 to 2 मंथ्स के बेबीज़ होते हैं उनके लिए एट लीस्ट 16 to 18 आवर्स की स्लीप इज़ वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है उनके लिए। फिर जब 2 से 11 महीने के बच्चे जो होते हैं उनके लिए एट लीस्ट 12 to 15 आवर्स स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी। सो एंड उसके बाद जो 1 से 2 साल के बच्चों के लिए एट लीस्ट 11 to 14 आवर्स की स्लीप ज़रूरी है, और उसके बाद 2 to 5 years के बेबीज़ के लिए एट लीस्ट 10 to 13 आवर्स स्लीप इज़ मोस्ट एसेंशियल। गाइस, तो ये थे हमारे आज के कुछ टॉपिक्स जिस पे हमने कवर किया कि जो कंसर्न्स हर एक न्यू पेरेंट को, न्यू मदर को, न्यू फादर को रहते हैं कि मेरा बेबी के साथ ये हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हमने आज डिस्कस की है ये बहुत कॉमन है, और ये हर बच्चे के साथ डिफरेंट स्टेजेस पे आप फेस करेंगे। तो मैंने अपने डॉक्टर के साथ, अपने मिडवाइफ के साथ ये सब कंसर्न किया, और उन्होंने मुझे समझाया कि ये सब बच्चों में होना बहुत कॉमन है। सो गाइज़, आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा प्लीज़। और अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो तो प्लीज़, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं उन सब क्वेश्चंस को, क्वेरीज़ को लेने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ बाय।